हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जाएंगे क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। ये सीबीएसई के साइट में अपलोड हो चुका है, ठीक है। क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12th में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, जो भी पुराना सिलेबस था एज इट इज़ वही है, बट मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चल के देखते हैं सिलेबस को, जो भी चेंजेस किए गए हैं बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास 12 के सिलेबस को यहाँ डिस्कस करने जाऊंगा, ठीक है। फिर देन मैं क्लास 12 में 11 के सिलेबस में भी आऊंगा, प्रैक्टिकल्स के बारे में बता दूंगा, सारी चीज़ों का मैं एक के बाद एक मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा आज, ठीक है। देखो, ये पूरा क्लास 12 का है, ठीक। देखो, दिस इज सिलेबस विच इज अपलोडेड, है ना। यहां देख सकते हैं आप, है ना, क्लास 12 2024-25 का नया सिलेबस वेबसाइट में अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब देखना ये है, ठीक है, यहां पर चैप्टर यूनिट 1, जैसा कि मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। यूनिट 1 वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, लेकिन ये देखने को नहीं मिला था लास्ट ईयर के एग्जाम। लास्ट ईयर का जो भी पेपर आया था 2023 का, 2023-24 का जो पेपर आया था, अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें पूरा उल्टा पुल्टा पेपर का पैटर्न था। कभी सीबीएसई ने उस मार्किंग स्कीम को फॉलो ही नहीं किया था, इसलिए बहुत सारे बच्चे परेशान हुए थे, बहुत सारे बच्चों को पेपर टफ लगा था। लेकिन एक्चुअल में पेपर टफ नहीं था, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थोड़े क्या हो गए थे, टफ हो गए थे, ठीक है। और जो मार्किंग स्कीम जो खुद सीबीएसई ने यहाँ पर बताया है कि भैया इस चैप्टर से 16 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, और आने वाले चैप्टर से इतने के नंबर का पेपर आएगा, ये सबको फॉलो किया ही नहीं। तो फिर भी देख लेते हैं भैया, सीबीएसई इनको तो मानना पड़ेगा फिलहाल। तो जो यूनिट 1 है, जो यूनिट 1 है उसके अंदर आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने। कौन कौन चैप्टर पढ़ने, देख लो यहाँ पर, दोबारा देख लो। यूनिट 1 में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ना है आपको, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ना है, ठीक है। अब उसके साथ ही यूनिट 2, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बोर्ड एग्जाम में बहुत, इस बार जो क्वेश्चन आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से क्वेश्चन आया था, ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसमें से इन दोनों यूनिट्स को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 16 मार्क्स का पेपर बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात की जाए, इसके बाद बात की जाए, यहां पर देख लेना। उसके बाद आते हैं तो यूनिट 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके बाद में पूरा डीपली इस सिलेबस के अंदर भी इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। वही यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, एज इट इज वही चीजें हैं सीबीएसई के हिसाब से, कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो रेप्लिका था, ये और ये दोनों चैप्टर से, ठीक है, यूनिट 3 से और यूनिट 4 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों यूनिट से यूनिट 3 एंड यूनिट 4 से जो मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 17 मार्क्स के बोलता है। कितना बोलता है, 17 मार्क्स का पेपर आएगा, ये बोलता है, ठीक है। वो तो बात की बात है, क्या होगा देखा जाएगा। अब इसके बाद बात की जाए हमारा थर्ड यूनिट क्या है, सॉरी, ये आपका सेकेंड और थर्ड और फोर्थ यूनिट हो गया। थर्ड और फोर्थ यूनिट टोटली एक मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, 17 मार्क्स का बोल रहा आएगा करके। उसके बाद आ जाइए आपके 5th और 6th यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो इस बार पेपर आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो क्वेश्चन आया था, जैसे कि एप्लीकेशन से एक आध सेट में पेपर गिरा था, इसका वेटेज वैसे भी कम है, उसका क्वेश्चन भी इस बार कम आया था। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इससे जैसे कि बच्चे लोग बहुत उम्मीद करते थे कि लेंस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं।
वो सिंपल सिंपल एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दे दिया था, सिंपल माइक्रोस्कोप थोड़ा बहुत दे दिया था, उससे क्वेश्चन किए थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आए थे। जो हम उम्मीद करते हैं, बच्चे भी उम्मीद करते हैं हर साल कि इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, भैया इस चैप्टर को पढ़ लो तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो है यूनिट 5 और यूनिट 6 का जो इन दोनों को मिला के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो 18 मार्क्स का है। कितने का है? 18 मार्क्स का। ठीक है, तो अब इसमें तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पूरे पढ़ना है, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना है, पूरा एप्लीकेशंस पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, मैक्सवेल्स के पूरे इक्वेशंस पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तब जाके ये इसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं, वही एज इट इज है। अब इसके बाद बात की जाए रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन इस बार आया था, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। मैं सिलेबस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, और साथ ही साथ मैं लास्ट जो भी पेपर हुआ था, रिसेंटली जो पेपर हुआ था, उसके बारे में बताने की कोशिश। इससे जो क्वेश्चन आया था, इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आया था, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, इससे पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चैप्टर को तो आपको करना है, इससे क्वेश्चन देखने को हमको मिले भी थे। तो इलेक्ट्रो यूनिट 5 और यूनिट 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसकी जो सिलेबस के अंदर में जो चेंजेस हैं वो ना के बराबर है। फिर डुअल नेचर ऑफ लाइट, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड एटम्स ऑफ न्यूक्लियाई, इसमें से भी बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार। इन दोनों यूनिट को पढ़ोगे तो कितने नंबर का बोल रहा है सीबीएसई के नए हिसाब से, वो 12 नंबर का बोल रहा है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, इस बार देखो, इस बार जो पूछा था वो क्या पूछा था, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सर्किट डायग्राम बोल दिया था बनाने के लिए, उससे कैरेक्टरिस्टिक बनाने को बोल दिया था, वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाओ। तो इससे तो बहुत, ये स्कोरिंग वाला चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, इससे आपको पढ़ना ही चाहिए, सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। एक एक टॉपिक पढ़ोगे तो सारे चीजें आपको याद भी रहेंगी, आगे चल काम आता है। लेकिन इस बार हमको वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। मैं इसके बाद इसके नए वीडियो में डिस्कस भी करूंगा, एक एक पेपर का एनालाइज करूंगा, डालूंगा, सेट वाइज एनालाइज करके डालूंगा कि कौन कौन से चैप्टर को इस साल कवर किया था। तो हमें इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ही पढ़ाई नहीं करनी है, हर चैप्टर को फोकस करके पढ़ाई करेंगे, तब जाके हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ब्लाइंडली वी कांट फेट ऑन द व्हाट नंबर्स व्हिच इज गिवन बाय व्हाट सीबीएसई। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हो। चलो टॉपिक के थोड़ा अंदर जाया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वही सारी चीजें हैं। कूलम्स लॉ पढ़ना है, पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लास्ट ईयर था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस ड्यू टू लॉन्ग। हर साल क्या हो रहा था, गॉस थ्योरम से क्वेश्चंस आते थे। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए क्या होगा, एक्सियल के लिए क्या होगा, किसी सेट में इस बार देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी बोलूंगा कि इस बार का जो पेपर था वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा पेपर नहीं आना चाहिए था। फिर भी इस चैप्टर के लिए बोलूंगा यू हैव टू कंसिडर, आपको जो मेन कंसिडर करना है इस चैप्टर के लिए बोलूंगा भैया इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्जेस को पहले पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके बाद गॉस थ्योरम। और एग्जाम में जो मेन टॉपिक है वो आपका ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, इसके एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादा हुआ तो टॉर्क ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन, ये निकालना आजकल थोड़ा सा देने सिंपल क्वेश्चन है। तो मेनली है आपको ये चीज कवर करना है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए। तो दैट मीन्स व्हाट, द बेसिक कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज चैप्टर को एनालाइज कर सकते हो। मैं एक के बाद एक वीडियो डालते जा रहा हूं, आपको पास 2 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। भैया इस बार जो पेपर आया था, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन आया था, पोटेंशियल किसी चार्ज स्फीयर में इनसाइड और आउटसाइड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, ये क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। ठीक है, और क्या आया था, डाइलेक्ट्रिक से क्वेश्चन आया था। डाइलेक्ट्रिक से क्वेश्चन आया था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन आया था, विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये क्वेश्चन आया था। नो डेरिवेशन फॉर्मूला बोलता है, लेकिन डिराइव करने पूछा था, अभी डिराइव दिया था इसका, ठीक है। सॉरी, पैरेलल प्लेट इसका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का इसका डेरिवेशन नहीं है, ना इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। तो जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस से मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए, पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से पढ़ना चाहिए। वो सेम है, वैसे मतलब इजी सी टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डाइपोल, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसमें, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कैपेसिटर्स एंड सीरीज एंड पैरेलल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला जो टॉपिक है, 2 मिनट, इसको आपको अच्छे से करना है, जिसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए, चलो इसके बाद और आ जाओ, यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस बार एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया था, जिस बच्चों ने एग्जाम दिया है वो जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का आ गया था, केवीएल केसीएल वाला, ठीक है। और हमेशा इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन किससे आता है, आएगा आपका किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन आएगा, या किससे आएगा आपका, वीडी निकालने के लिए बोलता है, या क्या बोलता है आपको, और क्या बोलता है, उसमें से आपको टाउ मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा था, इन टर्म्स ऑफ टाउ पूछा था। व्हाट इज टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, इससे क्वेश्चन आया था। तो ये टॉपिक तो आपको करना ही है, ठीक है, इस टॉपिक को तो आपको करना ही है, ठीक है। तो ये चीज देख के करना है ना, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, देखो ओम्स लॉ का लीनियर एंड नॉन लीनियर, ये बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस बार जैसा कि मैंने पेपर पूरा अच्छे से बैठ के एनालाइज किया है, इस बार टेम्परेचर डिपेंडेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इंटरनल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, ठीक है। ये बहुत ऐसा पहली बार हुआ है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन ना आया। इट इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, वहीं से क्वेश्चन आते थे अभी तक, लेकिन इस साल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन, फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस चैप्टर प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल। यू हैव टू read this chapter in a proper manner with proper basics. बेसिक्स मतलब कंडक्टर होता क्या है, इंसुलेटर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट का जो एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू NEAVD, ये पढ़ना है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता, हाँ रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम आया था, एंड व्हाट अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ R इन टर्म्स ऑफ, जो मैंने बताया रिलैक्सेशन टाइम, अभी मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम, ये क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इस बार देखने को नहीं मिला, हमेशा आता है यहां से क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं इस बार दिया नहीं इसने सीबीएसई ने, ठीक है। और केवीएल केसीएल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। मैं बोलूंगा कि इस चैप्टर से वेटेज, मतलब इस चैप्टर का जो साल था इसमें तो बहुत मेजर मतलब चेंजेस आए थे, उसको आप नजरअंदाज करके जो एक्चुअल मेथड है पढ़ने का, वैसे ही इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। उससे होगा क्या, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, ठीक है, और आप इस चैप्टर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप सक्षम रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एज इट इज, इसका जो वेटेज है पहले वाले पार्ट का बहुत ज्यादा वेटेज है इस बार ना बायोट सावर्ट लॉ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से बस देखने को कौन सा क्वेश्चन मिला कि टॉर्क का एक्सप्रेशन पूछा था, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा के टर्म में पूछा था कि कॉइल जब रोटेट करता है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस नहीं देखने। बायोट सावर्ट लॉ का तो एप्लीकेशन
देखने को मिला ही नहीं इस बार, बल्कि क्लियरली यहां मेंशन किया है बायोट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, फिर भी इट इज अ बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, इज बैकबोन ऑफ मैग्नेटिज्म, इट प्लेस अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको टॉपिक को आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, एनालाइज करना है। उसके बाद एम्पियर्स लॉ देखने को नहीं मिला भैया, इस बार देखने को मिला ही नहीं। और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, उससे भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक है, और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा एज इट इज वही है। हाँ, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर किया था सीबीएसई ने इस बार। कौन सा चैप्टर? ये वाला लास्ट टॉपिक, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर्स, करंट सेंसिटिविटी, कन्वर्जन टू एमीटर एंड। इससे क्वेश्चन आया था भैया। क्या क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है और कैसे आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो वोल्टमीटर या एमीटर में, और वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस समथिंग कुछ पूछा था। मैं आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के, डोंट वरी फॉर दैट वन। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। भैया इस चैप्टर से ना कोई क्वेश्चन नहीं आया था बोर्ड एग्जाम में, कोई क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि बच्चे हर साल क्या करते हैं, हर साल पढ़ते हैं भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पैरामैग्नेटिक पूछ लेगा, डायमैग्नेटिक पूछ लेगा, या विथ एग्जांपल्स कुछ ना कुछ पूछ लेगा, है ना। बच्चे जो पास होने के लिए बच्चे रहते हैं कि लास्ट क्लास में चलो भैया इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर धोखा दिया सीबीएसई ने इस बार हमको, इसमें से हमें कुछ देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट। वही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस बार कवर किया था, इस वाले चैप्टर, इस वाले लाइन को कवर किया था, लेंज लॉ नहीं, इस वाले इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, इससे क्वेश्चन आया था। भैया देखो यहां पर साफ साफ थोड़ा सा रिडक्शन सिलेबस में देखने को मिल रहा है। यहां पर क्या लास्ट ईयर बहुत हल्ला हुआ था कि सर जनरेटर वनरेटर टॉपिक में है कि नहीं, हाँ जनरेटर यहां पर है। इस वाले लाइन को बस एक लाइन लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, सीबीएसई इसी के इर्द गिर्द ही आपको क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर नहीं जाता। इंड्यूस ईएमएफ से क्वेश्चन आया था, ठीक है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी करना था आपको, ईएमएफ निकल जाता तो फिर क्या करते, हम करंट की वैल्यू निकल, इससे क्वेश्चन एक तो आया था। फैराडेस लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था। 33 के सेट 3 के 33 के सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन पूछा था। इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। इस चैप्टर से, इस वाले चैप्टर से अल्टरनेटिंग करंट से आपको एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ना है, लेकिन इस बार किसी भी सेट पे मुझे तो देखने को नहीं मिला आरएलसी सीरीज सर्किट, इसका फेजर डायग्राम, रेजोनेंस कंडीशन, कुछ नहीं, बल्कि ये रेजोनेंस, पावर फैक्टर, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, ये सब जो निकालने वाले जो कैलकुलेशन बच्चे इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन नहीं दिया सीबीएसई ने। फिर ये बोलूंगा इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज वही। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैंने हमेशा कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर है इसको पढ़ना आपको चाहिए अच्छे से, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छे से पढ़ोगे तो आगे चल के आप अगर इंजीनियरिंग करते हो, किसी फील्ड में जाते हो, बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, तो उसमें इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन द वेटेज ऑफ द चैप्टर इज वेरी वेरी लेस, तो आपको इसमें थोड़ा प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा। जो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उसी टॉपिक को कवर करना चाहिए आप, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव्स क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है, सबका रेंज और सारे के एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं। लेकिन कैसे एम्पियर को रॉन्ग प्रूफ किया था मैक्सवेल्स ने, पूरा डिटेल स्टडी आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग में जाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक पूरा चैप्टर, आपका पूरा एक सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। इस बार
जैसे कि हर साल होता क्या था कि बच्चे लेंस में का फॉर्मूला पढ़ ले रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के पूरे पूरे डेरिवेशन करके जा रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से एक न्यूमेरिकल आया था, है ना, और बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज से कुछ क्वेश्चन नहीं था, लेंस मेकर फॉर्मूला से कोई क्वेश्चन नहीं था, ना मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन था, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इसका वेटेज बहुत कम कर दिया था, ना के बराबर देखने को मिला। ठीक है, वो न्यूमेरिकल आते थे ना, एफ के निकालने के, वी निकालने की, यू निकालने के, वैसा कुछ नहीं। जो हम डरते थे, बहुत सारे सॉल्व करते थे क्वेश्चंस को, ऐसा कुछ देखने को इस पर्टिकुलर पेपर में जो एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिला। फिर भी आपको उसको पूरा ब्रीफली पढ़ना चाहिए। पहले मिरर पढ़ना चाहिए, उसके बाद लेंस को पढ़ना है आपको, एंड देन आफ्टर यू हैव टू स्टडी व्हाट लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ठीक है, ये सबको आप पढ़ेंगे, बिकॉज अभी जेईई एग्जामिनेशन आ रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स देखो, ये चैप्टर बहुत टफ चैप्टर है, कोई चेंजेस करने को नहीं देखा गया है। इस बार इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था वो एकदम डीपली पूछा था। डीपली पूछा मतलब ये लाइन से पूछ दिया था, इस लाइन को उठा दिया था। क्या बोला था, देखो जूम कर दूं एक बार बेटा, देखो जूम कर रहा हूं इस चैप्टर को, यहीं से क्वेश्चन आया था। क्या आया था, कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोहेरेंट सोर्स एंड सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन नहीं आया था, ठीक है, और हाइजेंस प्रिंसिपल भी देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया था, वो भी थोड़ा सा घुमा के दिया था, बच्चे समझ नहीं पाए। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आया था कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए, इसका ना डायग्राम वेव फॉर्म बनाने के लिए भी नहीं आया था, ना कुछ करना आया था। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, इस लाइन से क्वेश्चन दिया था, इस लाइन से कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। ठीक है, इससे क्वेश्चन उठा के दिया था। और हाँ, इस चैप्टर से इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यू हैव टू रिलेट इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, इससे क्वेश्चन आया था एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया था, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए इसके बाद डुअल नेचर रेडिएशन ऑफ लाइट। डुअल नेचर से इस बार वर्क फंक्शन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बच्चों, जिसने डीपली पढ़ाई की होगी इस चैप्टर की वही बना पाया होगा। ठीक है, कहां से क्वेश्चन आया था, वर्क फंक्शन से क्वेश्चन आया था, वेवलेंथ की वैल्यू निकालने बोला था, फ्रीक्वेंसी निकालने बोला था, बेसिक फॉर्मूला था बेटा, E इज इक्वल सी एच न्यू होता है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा था। इसको यूज करते हुए आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी थी और उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालना था। ये दो चीज पूछा था इस बार इसमें, तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा से क्वेश्चंस इस बार आए थे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, डुअल नेचर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई न्यूमेरिकल नहीं आया। ठीक है, बाकी थोड़ा कवर किया था। एटम्स एंड न्यूक्लियाई से, एटम्स से क्वेश्चन आया था, रेडियस बोर एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन आया था। किससे क्वेश्चन आया था, बोर एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन आया था। आगे डिस्कस करते, 2 मिनट रुको। हाँ, ये वाला बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चे पहले करके पढ़ते थे भैया, इसके हाइड्रोजन एटम के बारे में पूरा पूरा पढ़ के चले जाते थे, है ना, वो होता था, एनालिसिस होता था। ठीक है, तो वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया। स्पेक्ट्रल बनाने आया था, थोड़े नंबर का था। मतलब देखा क्या गया है इस बार कि मैक्सिमम मॉडर्न फिजिक्स को कवर कर रहा है। उसका वेटेज धीरे धीरे IIT जेईई में बढ़ते जा रहा है, वेटेज धीरे धीरे सीबीएसई के 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियाई से मुझे मास एनर्जी रिलेशन से क्वेश्चन आया था, बाइंडिंग न्यूक्लियर फ्यूजन से क्वेश्चन आया था, थोड़ा बहुत एक आध नंबर क्वेश्चन आया था। और भैया सबसे लड्डू चैप्टर था ये जो पढ़ के गया होगा उसका गंगा पार हो गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था भैया फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, इसका सर्किट डायग्राम बनाओ बस, और एनर्जी बैंड डायग्राम। छोटे मोटे टॉपिक हैं इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम से क्वेश्चन आया था, एनर्जी बैंड डायग्राम से क्वेश्चन आया था। एनर्जी बैंड डायग्राम, डायोड नहीं पूछा था, वो क्या पूछा था इस बार, हाँ पीएन जंक्शन डायोड,
ये फॉरवर्ड बायस में पूछा था, बहुत फॉरवर्ड बायस में पूछा था, एंड रिवर्स बायस। ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको आराम से आपको स्टडी करना है। ठीक है, इतने प्रैक्टिकल्स एज इट इज हैं। प्रैक्टिकल्स वही है बेटा कि आपको 2 सेक्शन होंगे, दोनों सेक्शन से आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल्स कनेक्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। जो एग्जाम में तुम्हारा है बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन में एक एक्सपेरिमेंट्स आपको परफॉर्म करना होता है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से 5 मार्क्स के होते हैं, एक एक्टिविटी 3 मार्क्स की होती है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपको बनाने बोला जाता है, आपके टीचर्स बताएंगे आपको। उसके बाद वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर 5 नंबर। भैया इस नंबर को तो आपको लेना है, क्योंकि सीबीएसई ने वहां से तो हमारा विश्वास ही उठा दिया है। तो बी रेगुलर विथ व्हाट विथ योर क्लास एज वेल एज मेंटेन ए गुड रिलेशन विथ योर टीचर ऑल्सो, बिकॉज भैया 30 नंबर का सवाल है, 30 नंबर यहीं से मिलने वाले हैं, सब कुछ टीचर के हाथ में है। ठीक है, बाकी वही है, प्रैक्टिकल वही है। आपके लिए नया होगा बिकॉज क्लास 12 में आप सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये पूरा टॉपिक है। गैल्वेनोमीटर वाला एक एक्सपेरिमेंट है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, और बाकी सेक्शन बी में वही है, ऑप्टिक्स के फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/u 1/v वाला, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालने के लिए कॉन्वेक्स बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, जैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है। हाँ, इस बार जो एग्जाम में रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया था, बताना भूल गया, वो आया था डिविएशन से क्वेश्चन आया था, प्रिज्म वाला। मतलब डिविएशन नहीं, उसमें रिलेशन I प्लस इज इक्वल टू समथिंग, कुछ रिलेशन कुछ एस्टैब्लिश करने बोल रहा था। ठीक है, उस चीज को मैं अगर रिकॉल करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। बस वो मिनिमम डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में वो रिलेशन एस्टैब्लिश करने बोल रहा था। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कोई चेंजेस नहीं है बेटा, तुम्हारे इस टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज वही चीज पढ़ना है, सारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वही है। ठीक है, एक एक चीज पढ़नी है। ये सीबीएसई वाला सिलेबस आ चुका है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया है उस हिसाब से ही पढ़ाई करो। बाकी थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ क्लास 12 के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दी है। इन नेक्स्ट वीडियो है ना, मैं क्लास 11 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।